हमारा लगन एक ही थी कि बॉम्बे में एक्टिंग करनी है जाके। एक मजदूर बिल्डिंग बनाने वाला आदमी इतना बड़ा कलाकार बना है, पढ़ा लिखा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था। बॉलीवुड में कुछ बीच में ऐसे भी चर्चा में आए कि वहाँ पे शोषण होता है। वाइफ का बड़ा योगदान है, सपोर्ट किया मुझे उन्होंने, उसके लिए पूरा सेक्रीफाइस वो आदमी जो करेगा वो ही वहाँ तक पहुँचता है। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, कॉफी विद अंजाना में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में बॉलीवुड की हस्ती है और हम आपको मिलवाएंगे उनसे, चर्चा करेंगे आज बड़े गंभीर विषय पर। और गंभीर विषय क्या होगा कि जो भी युवा या युवतियां, जो भी लोग एक्टर बनने के सपने देख रहे हैं और बॉम्बे इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मार्गदर्शन करेंगे हमारे नए मेहमान। हमारे नए मेहमान का नाम है शिव दयाल जी, जो कि मुंबई बॉलीवुड से हैं और प्रोडक्शन मैनेजर है। तो चलिए शिव दयाल जी, आपका कॉफ़ी विद अंजाना में हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले हम आपकी कुछ क्लिपें वो दिखाना चाहते हैं, उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। देखा आपने, तो शिव दयाल जी जो है बॉलीवुड में काम करते हैं और ये प्रोडक्शन मैनेजर हैं। आप पूरी चर्चा करेंगे और इससे एक अच्छा मैसेज समाज में जाएगा, आप लोगों तक जाएगा। और आपको इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जल्द कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है और आपको ऐसी जानकारियां हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए शिव दयाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि आपका नाम शिव दयाल है और आप कहाँ के रहने वाले हैं और बॉलीवुड में कैसे आप पहुँचे और कहाँ तक का मुकाम आपने हासिल किया, उपलब्धियाँ हासिल की है और कैसे स्ट्रगल किया है, उस पर हम सारी चर्चा आज करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस चैनल के माध्यम से आपने मुझे आमंत्रित किया है इस प्रोग्राम में जी। और इससे पहले हम देखते थे कॉफ़ी विद करण, काफ़ी बड़े बड़े शो देखते थे, लेकिन आपका जो ये शो है कॉफ़ी विद अंजाना, ये उससे कोई कम प्रोग्राम नहीं है जी, थैंक यू। इतनी प्रसिद्धि, इतनी चर्चा चल रही है। यूट्यूब के जितने भी दर्शक हैं इसको बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, बड़ा कि एक हेल्प की है समाज में। एक सुनील अंजाना जी ने इतना बड़ा कदम उठाया है और ये सक्सेस होगा आपका प्रोग्राम। मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको जी, शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सराहना की और पॉजिटिव एनर्जी भी आपने जो आशीर्वाद के जरिए आपने दी है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ। और हाँ, मैं बताना चाहूँगा मेरा जो जन्म है, मैं अपना वैसे तो उत्तराखंड में हमारा जो गांव है डाडापट्टी छुटमलपुर, वहाँ से मेरा जन्म हुआ है और मेरी पढ़ाई लिखाई सब देहरादून में हुई है। मेरे पिताजी देहरादून में जॉब करते थे जी। वाटर वर्क्स में, तो मेरी सारी पढ़ाई वगैरह देहरादून में हुई है और वहीं से मेरा जो जीवन काल वहीं से शुरू हुआ। और हम पढ़ते थे, इंटर में पहुँचे जब, तो फिल्में थिएटर वगैरह देखते थे हम लोग। तो मैं एक्चुअली शुरू से ही अमिताभ बच्चन का बड़ा फ़ैन रहा हूँ जी। और हम जब थिएटर में पिक्चर देखने जाते थे तो फिर आके घर पर अपने दोस्तों के साथ में एक टेप रिकॉर्डर लगा के जी। उसमें जो टेप की जो टेप लगती थी पहले, जो कैसेट होती थी, कैसेट होती थी, उसमें वही डायलॉग को हम उसको बोल बोल रिकॉर्डिंग करते थे, उनकी कॉपी करते थे, मतलब एक्टरों की। जैसे मैंने कुली में अमिताभ बच्चन की बहुत कॉपी की है, उनकी आवाज़ निकालने की बहुत कोशिश की और मैंने मिमिक्री करते हैं आप? मिमिक्री भी मैंने की है, बहुत सारे एक्टरों की की तो है। थोड़ा सा कुछ करके बताएं। हाँ, तो मैं और मेरे एक दोस्त है मिस्टर सुधीर, तो हमने कुली फिल्म देखी थी शुरू में, हम बहुत छोटे थे शायद, गाँव में ही देखी। देहरादून में। जी। तो कुली फिल्म देखने के बाद आए हम, तो हमने अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना था उस पिक्चर में, जो स्टार्टिंग में अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं। तो मैं आपके सामने थोड़ा सुनाने की कोशिश करूँगा कि अमिताभ बच्चन जी कैसे बोलते हैं। वो डायलॉग था इस तरह, कौन है आप? तारे खिड़की तो खोलिए जनाब, आप उनकी तारीफ जा लंबी है। बाजू पर बंदा बिला 786 का काम करता, कुली का बेस नंबर की बीड़ी पे तो नाम है इकबाल। चाहते क्या हो? पसीना सूखने से पहले मजदूर को मजदूरी मिल जानी चाहिए, मगर अफसोस उसे मार मिली। इसलिए भैया शराबत इसी में कि आप इनसे माफी मांगे नहीं, सोच लो, जो गोली बोल रहा तुम्हारे सिर पर बैठ गया ना तो सीधा जमीन में घुस जाओगे यार। इस तरह का ये डायलॉग। जी।
लोग तालियां बजाते थे, बहुत अच्छा, गाना करते थे। उस वक्त में, जिस वक्त की आप बात हाँ, बता रहे हैं, जी। तो उस वक्त में बड़ा क्रेज था इस चीज का ना, कुछ मिमिक्री उस टाइम वगैरह पे का, बहुत तो क्रेज बड़ा था, लोग, स्टार्टिंग। हाँ, बड़ा लोग सुनते थे। जी हाँ। जी, आज क्रेज थोड़ा सा इसका कम हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। खत्म नहीं, अभी भी बहुत बहुत नए नए जो प्रतिभाशाली लोग आ रहे हैं, जो कि आज देखिए किसी भी लाइव शो में आप सारे एक्टरों की वो कॉपी करते हैं। और शाहरुख खान से लेके सनी देओल से लेके जितने भी लेटेस्ट जितने भी एक्टर आ रहे हैं, ये बहुत ट्रेंड चल रहा है इसका कॉपी का। और मैंने तो बहुत सारे एक्टरों की है, मैंने जितेंद्र जी की कॉपी की है। और उसका मैं आपको थोड़ा बोल के जितेंद्र जी सुनाना चाहूँगा। जितेंद्र जी का जो बोलने का स्टाइल है ना, वो एक साथ कंटिन्यू नहीं बोल पाते, हकलाते थे वो अपने टाइम में। तो ब्रेक लगाते करके इसके लिए फिर मैंने उसको फॉलो किया कि ये डायलॉग कैसे बोलते हैं। जी, तो जितेंद्र जी बोलते थे अपनी फिल्म में कोई भी डायलॉग, वो बोलते थे, मालती कारवी का बच्चा, अबे साले 12 आधा क्यों नहीं, अगर मैंने तेरी टांग तोड़ दी, मेरा नाम रवि कपूर नहीं। इस तरह से बोलते थे वो। सेम बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो मैं बहुत, फिर मैं दिल्ली आता था, वहाँ दिल्ली में मेरे मामा जी वगैरह हैं, परिवार है पूरा। जी बिल्कुल। तो मैं वहाँ पे, मेरे मामा जी थे ज्ञानचंद जी, उनके क्वार्टर में जाता था वो देखने के लिए, ये जो 26 जनवरी। तो वहाँ पे क्वार्टर माने तो वैसे हम उसको क्वार्टर बोलते थे, उसका नाम है तीन मूर्ति। ये राष्ट्रपति भवन है ना। जी जी। हाँ, उसको राष्ट्रपति भवन में हम जाते थे, वहाँ उनको सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था मामा जी को रहने के लिए, जी, सरकारी घर। जी, तो हम उसको क्वार्टर बोलते थे, क्वार्टर मतलब रहने का घर। तो सर्विस करते थे उसमें राष्ट्रपति में। हाँ, हमारे मामा जी सर्विस करते थे, तो वहाँ हम जाते थे। तो हमारे भाई साहब थे अशोक अंजाना जी, तो वो भी इस फील्ड से थे। तो जब हम उनको सुनाते थे अपनी आवाज़ वगैरह मिमिक्री, तो उन्होंने हमें एक बार स्टेज पे चढ़ा दिया, स्टेज पे मौका दिया। तो वहाँ भी हमने बहुत सारे एक्टरों की, सबकी आवाज़ निकाली, तो बहुत तालियां बजी, बहुत वाहवाही हुई। तो मतलब उसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, राजेश खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती के थोड़ा, मिथुन चक्रवर्ती जी का भी एक अलग स्टाइल था बात करने का। वो बोलते थे, और एक पर क्यों कुत्ते है, क्या भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रही है? अरे मैं बोलता हूँ ना, ये जो लड़की है बड़ी टेढ़ी है। इस तरह से बोलते थे। खैर, वो एक जमाने की बात थी, अभी तो काफी टाइम हो गया, 20-22 साल हो गए ये सब किए हुए, लेकिन फिर भी वो है। अच्छा, आपको राष्ट्रपति भवन में आयोजन में भी आपको मौका मिला मिमिक्री का? हाँ, मुझे मौका मिला था वहाँ पे, मेरे भाई साहब ने मुझे वहाँ पे चढ़ा, तो मेरा हौसला बढ़ा। और मैं वहाँ पे मतलब इस चीज को बोलने की मेरे में क्षमता आई जी। नहीं तो कभी परफॉर्म नहीं किया, कभी नहीं किया। शौक बहुत था एक्टिंग का करने का, लेकिन वो नहीं, उस समय से फिर। ये आपका एक गांव जो है, ये मतलब एक कस्बा है या छोटा सा कोई गांव है? नहीं, हमारा जो गांव है छोटमलपुर डाटापट्टी, वो छोटा सा कस्बा है, बिल्कुल छोटा सा गांव है। पर मैं वहाँ रहा बहुत कम हूँ। मैं, और आपके सपने लेकिन बड़े हैं, शुरू से बड़े सपने। जैसे छोटा सा गांव है लेकिन सपने आपके बड़े हैं। हाँ जी। तो आप अमिताभ की तरह जो है वो बनना चाहते हैं? हाँ, मैं फैन था उनका, अमिताभ बच्चन का। आपका हेयर स्टाइल भी वैसे आज भी वही बिल्कुल साहब दर्शाता है। हाँ, अमिताभ को बहुत फॉलो करता हूँ, आज भी उनका फैन हूँ। तो आपको शौक लग गया मिमिक्री का और आपको बनना था अमिताभ बच्चन जैसा एक्टर। तो आप गांव से कैसे निकले, फिर दिल्ली में आए? आप दिल्ली में आकर फिर क्या रहा? फिर दिल्ली में बस मैं उस टाइम पढ़ रहा था, तो मेरा आना जाना था मामा जी के यहाँ, जहाँ राष्ट्रपति भवन में हम प्रोग्राम देखने आते थे जी। फिर पढ़ाई चल रही थी, तो घर के हालात, मतलब पिताजी की डेथ तो बहुत पहले हो गई थी जब मैं 11-12 साल का था। तो पढ़ाई भी मैं कैसे कैसे कर ग्रेजुएट हुआ जी। तो, लेकिन जो मेरा एक शौक था वो फिल्म इंडस्ट्री का पहले से ही रहा है। तो मेरा मन नहीं लगता था किसी भी जॉब में, किसी भी काम में। बस लगन थी कि बॉम्बे जाओ और एक्टिंग करो, आप एक्टर बनो। अमिताभ को फॉलो करता था बहुत, पर बीच में फिर हालत करके ठीक नहीं थे, और माँ बाप ने पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए प्रेशर डाल दिया। नौकरी वोकरी का तो आपको पता ही क्या है, आजकल नौकरियाँ जल्दी से मिलती नहीं है जी। ग्रेजुएट किया, सैनिटरी इंस्पेक्टर का मैंने कोर्स किया, मेरे मामा जी ने कोर्स करवाया सागरपुर दिल्ली से। मगर लगन एक ही थी कि बॉम्बे में एक्टिंग करनी है जाके। तो बीच में फिर शादी भी हो गई, इस बीच में शादी हो गई, तो फिर बच्चे भी हो गए, एक बेटा भी हो गया जी। लेकिन फिर भी नौकरी में मन नहीं लगा। मन था वही कि बॉम्बे जाके एक्टिंग करनी है, वो जो भूत सवार था। इतना आसान नहीं है एक्टिंग करना, आसान नहीं। हाँ, उसके लिए पूरा एक पैशन, उसके लिए पूरा सेक्रीफाइस वो आदमी जो करेगा वही वहाँ तक पहुँचता है। दिल्ली में आया तो मन तो वही था, तो लेकिन करके परिवार वाले प्रेशर डालने लगे, भाई बच्चा है, शादी आपकी हो गई है, जिम्मेदारियां हैं, बहनें हैं, तो आप कैसे ये सब करोगे, आप नौकरी करो। तो मेरे मामा जी ने मुझे दिल्ली में
एक मोबाइल शॉप पे भी लगाया मैंने, हालांकि वहाँ 2-3 साल काम भी किया। फिर वो किसी वजह से काम छूट गया, माँ बीमार हो गई हमारी, माँ बीमार हो गई तो हमको वापस, माँ को हम बहुत महत्व देते थे, माँ से बढ़ के कोई है नहीं, माँ बाप से बढ़ के इस जीवन में। तो उसके लिए भी मुझे बैक टू एक्टिंग करने में बाधा आई, तो मैं वापस चला गया। फिर राजौरी गार्डन में मैंने चाय की दुकान खोली, मेरी वहाँ बहुत लोगों ने हेल्प की क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट ऐसे बन गए थे, मगर मेरा मन जो था वो बॉम्बे में ही था। मतलब आप काम तो कर रहे थे लेकिन आपका मन और दिमाग सिर्फ वो वहीं बॉलीवुड में ही था। वो आत्मा मेरी एक ही जगह थी बस। जिंदगी में जो भी करना है, जो भी मुझे मिले, किस्मत में हो ना हो, लेकिन करना वही है। तो मैंने किसी की नहीं सुनी। मेरी माता जी के उसमें बीमार हो गई थी, वापस फिर मुझे छोड़ के जाना पड़ा अपने गांव, और उसके बाद फिर वो चाय की दुकान मेरी बंद हो गई राजौरी गार्डन में, दिल्ली में। तो फिर मैंने सोच लिया, लास्ट डिसीजन, अब करो या मरो, एक ही चीज़ बची है, बॉम्बे। तो बॉम्बे में मेरी बहन रहती थी, मुझे वहाँ ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई रहने के लिए, शिक्षा मेरी बहन है वहीं रहती है, वडाला में रहती है। तो फिर मैं 99 में बॉम्बे गया और वहाँ से मैंने अपनी स्टार्टिंग से जर्नी शुरू की, एक्टिंग के लिए स्ट्रगल की। तो जो वाइफ है वो भी साथ में? नहीं, शुरू में मैं अकेला गया, हालांकि मेरे सास ससुर ने मेरी मदद की थी। आपका बेटा भी है और वाइफ भी है, वो दोनों गांव में है? हाँ। और आप बॉम्बे चले गए? मैं पहले अकेला बॉम्बे गया जी। मेरी वाइफ के जो माँ बाप थे उन्होंने भी मुझे प्रेशर बनाना शुरू किया कि भाई अभी भी बेटा हो गया आपका, अभी ये 2 साल कुछ का कमाते धमाते आप नहीं हो, आप एक्टिंग के चक्कर में ऐसे कैसे चलेगा, कल बच्चा बड़ा होगा, उसकी परवरिश, उसको स्कूल में पढ़ाना है। बिल्कुल। तो फिर मेरे मन में ये फैसला किया कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे जो भी कुछ करना है 1-2 साल में मुझे डिसीजन लेना है। तो मैंने बस लास्ट डिसीजन ये लिया और मैं 99 मई के महीने में सीधा बॉम्बे चला गया। वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरुआत की, बहुत ज़मीन से मैंने स्टार्ट की। वहाँ से मैं 1-2 स्टूडियो गया, टाइम निकाल के यहाँ से, और वहाँ देखता था स्टूडियो में घुस के शूटिंग चल रही है, वहाँ पे अर्जुन पंडित की शूटिंग चल रही है 99 में, और सनी देओल, जूही चावला, देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मतलब जान में जान आते थे क्योंकि सामने खड़े और कहाँ तो स्क्रीन पे देखते थे, कहाँ वो बिल्कुल सामने फ्रंट में। जी हाँ, सामने देख रहे, और मैं मतलब मेरा दिल होता था मैं भी क्राउड में खड़ा हो जाता जाके कि मुझे एक बार पर्दे में मैं आ जाऊँ। इंडस्ट्री लगती हम नए थे, वहाँ पे एक बंदा आया, उसने हमें साइड निकाल दिया बाहर कि नहीं भैया आप इसमें नहीं हो। आपका कुछ लाइसेंस वगैरह होता है? हाँ, हमारा कार्ड होता है सर। तो जब आप उस शूटिंग में गए थे तो आपके पास कार्ड था या नहीं था? उस टाइम तो मैं नया था ना, इसलिए आपको वहाँ पर दिक्कत आई। अगर कार्ड होता तो शायद मेरे ख्याल से वो, उस टाइम पे तो हमारा एबीसीडी था ना, हमें ये नहीं पता कि कार्ड क्या होता है, स्टूडियो में कैसे एंट्री करनी पड़ती है। वो तो एक जुनून था कि कहाँ शूटिंग चल रही है। आप सिर्फ देखने निकल गए क्या होता है, बॉलीवुड होता क्या, सीडी कैसे मिले हमें, एंट्री कैसे करे, इस लाइन में कैसे जाए, शूटिंग लाइन में। जी। क्योंकि इतना तो हमारा बैकग्राउंड था नहीं कि पैसा खर्चा करके आप कोई चांस ले लो, कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट कर लो, तो वो तो था नहीं। तो नीचे से शुरुआत करनी है, तो वो स्टूडियो में हम चले गए, पता करके वहाँ पे देखा बहुत शूटिंग चल रही है। तो हमने वहाँ धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई, असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते, तब तो मैं पता नहीं ईडी क्या होते हैं। आज शूटिंग लाइन में जो डायरेक्टर करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, वहाँ पे सहायक निर्देशक। तो उनसे दोस्ती बढ़ाई, उनको फोटो दिया। तो लेकिन इतना आसान नहीं है। प्रोफाइल भी आपने बनाया होगा, प्रोफाइल वगैरह लेके जाते होंगे कहीं? उस टाइम कुछ प्रोफाइल नहीं होता था, ये 99 की बात बता रहा हूँ मैं आपको जी। उस टाइम तो बस फोटो के पीछे नाम, एज, आपका हाइट, कलर, ये लिख के उनको कॉन्टेक्ट नंबर लिख के दे देते थे, वो फिर बुलाते थे और नहीं भी बुलाते थे। तो कोई आपने पे उससे पहले मॉडलिंग वगैरह या कुछ ऐसे? कुछ नहीं किया सर, बस एक मेमोरी का शौक था, उसी पे मेरे को बड़ा वो था पैशन की, ये मैं इतने एक्टर के बाद निकालता हूँ। वैसे ये जरूरी होता है जैसे कि कोई मॉडलिंग करना, या आज के टाइम में? देखिए, जिस फील्ड में आप जा रहे हो, अगर उसकी आपको नॉलेज होगी, उसके बारे में आप जानते होंगे, तो आपको कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये जो जमाना इस समय चल रहा है ना, इस जमाने में आदमी इतना शिक्षित हो गया, इतना एजुकेटेड हो गया, इतनी ट्रेनिंग हो गई एक्टिंग की, कि उससे करके भी आदमी डायरेक्ट एक्टिंग कर सकता है। ये गूगल और यूट्यूब ने जो है आसान कर दिया रास्ते। हाँ, ये आसान कर दिया है। हमारे टाइम में वो नहीं था, हमारे टाइम में तो नीचे से स्ट्रगल करना पड़ता था, एक क्राउड से शुरू करके, और तब जाके एक्टिंग में छोड़ा 1-2 लाइन बोलने का डायलॉग मिलता था जी, ये था। अच्छा, आप फिर आप मुंबई चले गए, फिर उसके बाद फिर बस मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया। वहाँ से मैंने लोगों से थोड़ी दोस्ती बढ़ाई जी। दोस्ती बढ़ाने के बाद काम कहाँ मिलता है इतना आसानी से,
आप कितना ही आप दोस्ती बना लो, और नए बंदे को काम भी नहीं मिला। नए बंदों को काम नहीं मिलता, लोग सिर्फ आश्वासन देते रहे हम बुलाएंगे, उसके चक्कर में महीना 2 महीना 3 महीना निकल गया। जी। तो मैंने ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। फिर वो असिस्टेंट डायरेक्टर से हमारी एक दोस्ती हो गई, उसने मैं ऑफिस में बुलाया, शूटिंग के ऑफिस में। तो वहाँ जाके हमने ऑफिस में हमने बात की कि सर किसी भी तरह हमें मतलब काम करना है। तो ऑफिस बॉय में हमने वहाँ काम करने की ठान ली कि इसमें एक बार ऑफिस में आप एंटर कर लो। स्पॉट बॉय, स्पोर्ट बॉय, ऑफिस बॉय, आपकी लैंग्वेज में क्या ऑफिस बोलते बॉय बोलते हैं, ऑफिस बॉय। स्पोर्ट बॉय तो बात की बात है। अच्छा, ऑफिस में बॉय रहता है कि ठीक है, चाय वाय बनाता चाय है, वगैरह बनाता है, शूटिंग के ऑफिस में उसकी boy देख रहता है, देख करने वाला। देख उसमें कोई भी आएगा उसको बिठाना, फोन ये अटेंड करना। इंडस्ट्रीज का जो था ऑफिस था। ऑफिस का जहाँ फिल्म बनती है, फिल्म जहाँ बनती की प्रोड्यूसर फिल्म बनाते हैं, जी। वहाँ पे एक्टर आते हैं। कौन सी इंडस्ट्री? तो चंद्रू धनवानी एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे, वहाँ पे वो इनकी एक फिल्म बन रही थी, दिल में है तू ही तो। जी। तो उसके जान पहचान से मैं उनके ऑफिस में पहुंचा। महाड़ा में ऑफिस हुआ करता था उनका, D269 में। जी। तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में लगा लिया। हम्म। तो मेरा नाम शिवदयाल, और मैं शिवदयाल के साथ अपने डैडी का भी नाम लगाता हूँ आगे, कबूल चंद, ताकि मेरे नाम के साथ मेरे पिताजी का नाम चलता रहे। अच्छा, ये कुछ ट्रेंड भी चला था मेरे ख्याल से कि अपने पिताजी का नाम सब मतलब एक्टर जितने भी है वो सब लगाते हैं पीछे। जी हाँ, जैसे आप अर्चना, पूरन सिंह, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ये ट्रेंड इसलिए- और आपने भी लगाया जैसे शिवदयाल, कबूल चंद। हाँ, लेकिन आपका कोई निक नेम भी है? हाँ, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हम जो है हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, तो उनके नाम को जिंदा रखने के लिए मेन इसका मोटो यही है कि हम शिवदयाल करेंगे तो हमारे पिताजी को लोग भूल जाएंगे। तो शिवदयाल कबूल चंद इसलिए क्या कि उनको भी लोग जाने, उनका भी नाम जिंदा रहे समाज में कि ये उनके बेटे हैं शिवदयाल कबूल चंद। तो नाम बहुत लंबा था तब मेरा। तो प्रोड्यूसर जो होते थे चंदू धनवानी जी, उनको बोलने में बड़ा बोलने को नहीं होता था, तो उन्होंने मुझे शिवा नाम दिया। शिवा में वो बोलते शिवा के नाम से बुलाऊंगा तो सुनना, छोटा नाम है तो बोलने में इजी रहता, तो वहाँ से मेरा नाम शिवा मुझे मिला। अच्छा, फिल्म लाइन में बहुत लोगों को नाम मिले हुए हैं और मिलते रहते हैं। जैसे अब दिलीप कुमार को भी जो है वो फिल्म लाइन से ही नाम मिला, अक्षय कुमार है, जी हाँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको फिल्म लाइन इंडस्ट्री से ही नाम मिले हैं। इनके नाम तो कुछ और है, जैसे रवि कुमार है, उनको जितेंद्र हाँ, का नाम मिला। तो ऐसे ही आपको शिवा। ये समझ लीजिए ये नाम मिलने में एक चमत्कारिक भगवान का कुछ वो है। तो बताइए कुछ उद्देश्य। क्या क्या मतलब ऑडियंस भी हाँ, जितने लोगों को भी ये नाम मिले हैं वो सारे सक्सेस हुए। जी बिल्कुल। जिनको भी ये नाम मिले हैं ना, शॉर्ट नेम, जिनके ओरिजिनल नाम नहीं है, वो सारे उन्होंने सब लोगों ने तरक्की की है मोस्टली। ये माया नगरी है मुंबई, तो मुझे नाम दिया, मैंने मेरी फील्ड में तरक्की की है स्ट्रगल करते करते। आपका नाम जब से चेंज हुआ हाँ, तब से आप सक्सेस की तरफ आ गए। सक्सेस की तरफ आ गया जब से उन्होंने मुझे शिवा नाम दिया, और मेरे नाम से काम भी मिलने लगा, और मैंने स्ट्रगल किया करते करते। एक्टिंग भी मैंने की, छोटे छोटे रोल किए काफ़ी फिल्मों में, छोटी फिल्मों में, बड़ी पिक्चरों में, बड़ी फिल्मों में, 2-3 फिल्मों में मैंने किए हैं जब मैं अच्छी पोस्ट पे आ गया। और सीरियल वगैरह में? सीरियल में भी मैंने एक्टिंग भी की है। और पहले आपको किस में मिला, सीरियल में या पिक्चर में? नहीं, शुरुआत मेरी फिल्म लाइन से हुई, फिल्म से हुई, फिल्म से ही से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ है। मेरा जो कैरियर का शुरुआत हुआ, करियर फिल्म की शूटिंग से स्टार्ट हुआ है। चंद्रू धनवानी जी के यहाँ ऑफिस बॉय था जी, वहाँ से मैं उनकी शूटिंग का मैनेजमेंट, ऑफिस बॉय था, तो वो मुझे यूज़ करते थे शूटिंग पे। मुझे बड़ा मजा आता था शूटिंग पे जाने में, सारा काम करता था। वो बोलते थे कोई प्लेट धो के लाओ, मैं प्लेट भी धो के लाता था क्योंकि मज़ा आता था। कोई बोलता जूनियर आर्टिस्ट में मुझको खड़ा कर दो कमीज पहना के, तो वो भी मैं खड़ा हो जाता था, मतलब पता नहीं था इसके बारे में। तो वहाँ से मुझे काम मिला, वहाँ से मैं प्रोडक्शन सीखना शुरू किया फिर। अच्छा, जब आपको काम नहीं मिला था तब आप सोकर कितने बजे उठते थे सुबह, और जब आपको काम मिलने लगा तब आप कितने बजे उठने लगे? देखिए सर, ये इंडस्ट्री में है ना, अभी भी सभी जगह ये है कि इसमें रेगुलर काम मिलता नहीं है। मैंने शुरुआत में जब उनके यहाँ काम सीखा तो वो प्रोड्यूसर भी बड़े मतलब ऐसे नहीं थे, बहुत पैसे देते थे मुझे। मेरी कुछ 1400-1500 की मेरी पगार थी, और वो भी मैं जब लेट जाता था वो मेरे आते पैसे काट देते थे। ये पर मंथ है? पर मंथ मैं 1500 बताता हूँ, ये 99 की बात बता रहा हूँ। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने मैंने काम किया। तो आप क्या कहते हैं इसको, ये कम सैलरी है? उस टाइम में बहुत इतना ही था? बहुत कम सैलरी थी, लेकिन ये तो हमारे जज्बात थे कि हमें बनना था, कुछ करना था। हमने तो उनको बोला कि हमें तुम कुछ पैसे भी दे दो तो भी हम आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि पैशन था, वो सिर्फ चांस चाहिए। चांस चाहिए, और वहाँ से चांस मिला तो आज हम इस लेवल बैठे आपके कैमरे के सामने
जो आपने हमें आमंत्रित किया है। एक बड़ी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की बेस पे मैं काम कर रहा हूँ। जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप बॉलीवुड से आकर, मुंबई से आकर यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आए और बात हमसे कर रहे हैं। धन्यवाद सर। और अच्छा, उसके बाद आपको चांस मिलने लगे, हाँ, फिर मैं वहाँ से मुझे लगने लगा कि यार यहाँ पे मेरी लाइफ नहीं है। एज ऑफिस बॉय था ना, तो वहाँ मैंने धीरे धीरे प्रोडक्शन सीखा। जी, एक्टरों का तो बुरा हाल था वहाँ पे उस टाइम पे, मैं देखता था एक्टरों का बड़ा स्ट्रगल है। तो मेरे को तो फैमिली भी, मैं अपने फैमिली को भी लेके आ गया था 4 महीने के बाद। बेटे को ले आया था, वाइफ को भी ले आया था, क्योंकि अकेला था तो मैंने कहा स्ट्रगल करना तो फिर फैमिली को लाकर स्ट्रगल करूँगा। तो फिर मैंने एक छोटा सा घर रूम ले लिया, 5,000 उसकी डिपॉजिट लगता है वहाँ बॉम्बे में, और कुछ 500 रुपये भाड़ा था चौल में। मैंने कहा स्ट्रगल करना तो फिर फैमिली के साथ किया जाए। अब 1400-1500 रुपये सैलरी में मैं फैमिली को, और 500 रुपया उसका रेंट का हो गया। 500 उसका रेंट और 5,000 उसका डिपॉजिट था। 5,000 का डिपॉजिट आपने भर दिया। तो मेरे सासू ने मेरी हेल्प की थी, 15-20 हज़ार रुपये मुझे दिए थे कि फैमिली को ले जाओ, आप अपनी लाइफ वहाँ सर्वाइव करो। तो फिर मेरे को तो जोश था, जज्बात था कि मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। बहुत एनर्जी थी मेरे अंदर। एक ऑफिस फिल्म लाइन को शूटिंग एक्टर देखने को मिलते थे उस टाइम। मैं जब गया तो एक्टर का बड़ा शौक था देखने का। मैंने आशीष विद्यार्थी को देखा, फिल्म में थे वो, है दिनेश सिंगू है, और आपके ये मिलिंद गुना जी, एक बहुत बड़े एक्टर है, आज भी नाम है उनका, वो मेरे को देखने को मिला। मैं फैमिली को दिखाया, इंटरेस्ट फोटो खींचे। तो मैं तो हवा में था कि भाई अब तो मैं निकल जाऊंगा। मतलब मजा आ रहा था मुझे बहुत कुछ। जो आप घर पे गाँव में सोच रहे थे वो मजा अब आने लगा। मुझे दिखने लगा कि अब मैं जी, सही जगह पे पहुंच गया हूँ। पर मुसीबत बहुत आई बीच बीच में। उनके यहाँ मैं जब काम सीखा तो मुझे पैसे टाइम पे नहीं मिलते थे, और वो मुझसे काम बहुत लेते थे। मुझे उन्होंने प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया, इन्होंने प्रोड्यूसर ने, जो हमारे थे चंद्रू धनवानी जी। अब वो प्रोडक्शन मैनेजर जो आते थे बाहर से, वो 500 रुपये पर डे लेते थे 99 में, मुझे वो 100 रुपये भी नहीं देते थे। तो मेरे के अंदर जिद आ गई कि मैंने कहा मैं क्यों करूँ, जब मैं पूरा काम सीख गया हूँ, जान गया हूँ, तो मुझे पैसे मिलने चाहिए, इसके एक्स्ट्रा पैसे पगार के अलावा। जी, तो वो नहीं देते थे। तो मैंने कहा यार यहाँ से छोड़ना पड़ेगा काम, अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से मैंने ना प्रोडक्शन असिस्टेंट करके प्रोडक्शन सीख लिया था पूरा, और उनका ऑफिस छोड़ दिया। स्ट्रगल यही है। हाँ, ये स्ट्रगल है। स्ट्रगल में शोषण भी आता है। हाँ, शोषण भी आता है। मैंने छोड़ दिया उनका काम। जी, और फैमिली तो थी साथ में। अब काम एकदम मिलता नहीं है, चाहे वो एक्टर हो चाहे टेक्नीशियन हो, बीच में बहुत गैप आता है, और मेरी उस टाइम पहचान भी नहीं थी इतनी। तो फिर हमने क्या किया, बाहर का प्राइवेट काम करना शुरू किया। यकीन नहीं करोगे, मैंने वहाँ पर फैमिली तो चलानी है, पैसे जो 10-15 हज़ार कब तक चलेंगे, 4-5 महीने बैकअप के लिए रखे थे। वाइफ भी हमसे झगड़ा करती थी, भाई फिल्म लाइन में कुछ काम नहीं तो कुछ और करो, भाई बच्चों को पढ़ाना है, वो करना है, ये दो रहा था ज़िंदगी में। तो मैंने सोच लिया काम तो फिल्म लाइन में ही करना है, सोच के रखा था। लेकिन जब काम नहीं मिला कई महीनों तक, 4-5 महीने निकल गए, तो फिर हमने सिक्योरिटी गार्ड का भी काम मैंने किया। लिफ्ट मैन जो थे ना, लिफ्ट मैन, जी, मैंने लिफ्ट मैन का भी 3,500 रुपये वहाँ पे काम किया पर महीना। और फिर मैं सोचता था अपने आप को, मैंने कहा साला क्या यही लिखा है लाइफ में, ग्रेजुएट करने के बाद इतना अच्छा टैलेंट है, इतना सब कुछ है। और उस टाइम में तो, जिस टाइम में आपने ग्रेजुएशन किया उस टाइम में बड़ी अहमियत होती है ग्रेजुएशन की ना। जी, बहुत अहमियत थी, लेकिन बस शौक गलत था ना, वो शूटिंग एक्टिंग लाइन का। अहमियत तो बहुत थी, नौकरी लग जाती, नौकरी करते अच्छा जीवन जीते, लेकिन जो पैशन है फिर वो ज़िंदगी नहीं जी पाते। जो आदमी के खून में होता है ना, करता वही है आदमी। वो तो आप लाख रुपए की मेरी नौकरी लगा दो, मैं करूँगा ही नहीं हो पाएगी, होगी नहीं मुझसे, अभी भी नहीं होती। नहीं जीना मरना इंडस्ट्री में। तो कोई नहीं, ऐसा वक्त आया। अच्छा, चलिए, आपने जब फिर आप प्रोडक्शन मैनेजर आप बन गए। हम ऐसा नहीं बना, मैं बताता थोड़ा सा इस पर मेरी कहानी है। तो फिर मैं किया काम वहाँ से, फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। तो फिर घर पे सोता था, पूछा था घर पे कब उठते हो, कब सोते हो? जी। तो मैं मर्जी से उठता था, और फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, क्यों नंबर दिया हुआ था किसी को भी कोई काम वाम के लिए। तो वाइफ भी बोलती थी ऐसे कैसे चलेगा। मैं उसको बोलता था एक टाइम आएगा कि मेरे पास, भले ही मैं एक्टर बनूँ ना बनूँ, पर इंडस्ट्री में ही काम करूँगा, ऐसा भी टाइम आएगा कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगा। आज तो तुम मुझे बोल रहे हो मतलब जज्बा कि मैं काम करो, ये करो, पर एक सब समय आएगा। मैं अपने आप को बोलता था। फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा फ़ोन आया, रियली एक केयर ऑफ नंबर पे फ़ोन आया कि शिवा को बुलाओ। और मैं सोता उठता हुआ गया 2 बजे, गया तो फ़ोन उठाया, किसी भगवान का फ़ोन
किसी की मार्फत आया प्रोडक्शन लाइन में। तो उसने मुझे बोला कि भाई ये प्रोड्यूसर हैं और वहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर की ज़रूरत है, जबकि मुझे पूरा काम आता नहीं था, आधा काम मैं सीखा था। और जब करेगा तभी आदमी सीखता, बार बार करेगा, तो चांस तो मिला नहीं। पर उसकी वजह से मुझे काम मिला। फिर मेरे पास किराए के भी पैसे नहीं होते थे कि मैं ट्रेन से 6 रुपये का टिकट लेके चला जाऊँ। मैं कैसे न कैसे प्रोड्यूसर के पास पहुँचा, उनका नाम संदीप कुमार, और वहाँ से मेरा करियर शुरू किया। माय गॉड फादर दादा संदीप कुमार जी के साथ में ऑल द बेस्ट फिल्म कर रहा हूँ भोपाल में, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद। 20 साल पहले करियर शुरू किया था सर के साथ में, और अब 50 साल करना बाकी है, और 50 साल करेंगे, राजी खुशी रखे भगवान ने। तो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा आज तक। ये 2002 की बात है। 99 में गया और 2 साल मैंने स्ट्रगल किया। संदीप कुमार जी डायरेक्टर हैं? डायरेक्टर, हाँ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनके यहाँ मैं गया। मैंने ईमानदारी से उनका काम किया। उन्होंने मुझे प्रोडक्शन मैनेजर, मेरे ख्याल मैंने देखे हैं प्रदीप कुमार, उनके भतीजे हैं वो, उनके भतीजे। Yes. वो डिटो लगते भी वही सेम वही है। उनके भतीजे सर वो, और वो मेरे गॉडफादर इस लाइन में। जब मैंने पहली बार उनको देखा था तो मुझे लगा कि वही है, प्रदीप कुमार है। हाँ, मुझे वो बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने आपको बुलाया? उन्होंने मुझे, मैं उनको मिला जाके, उसने नंबर दिया असिस्टेंट डायरेक्टर की, वहाँ जरूरत है। मैं गया, उन्होंने मुझे देखा कि बढ़िया फ्रेशर है, ईमानदार काम करेगा। इंडस्ट्री में लोग करप्ट होते हैं बहुत से लोग, है ना, उसमें जोलजाल चलता है, दुनिया को मालूम है। तो मैंने कहा सर यही, उन्होंने मुझे काम दिया। फिर मैं ना वहाँ से लाइफ जर्नी स्टार्ट हुआ उनके साथ। फिर मैंने 2, 3, 4, 5 छोटे बजट की फिल्में की। फिर मैंने अर्निंग शुरू की। फिर मैंने घर को चेंज किया। अब वाइफ को कैसा लगने लगा? वाइफ को फिर अच्छा लगने लगा। तो सर बस वहाँ से निकल पड़ी अपनी। और इस बीच में जब स्ट्रगल पीरियड था तो मैं, मेरी वाइफ बहुत मेहनत करते थे, दोनों ने मेहनत की। उनका भी बड़ा, वाइफ का बड़ा योगदान है, सपोर्ट किया मुझे उन्होंने इस बीच में। ये सच में कह रहे हो या बचने के लिए कह रहे हो? नहीं, ये मैं बिल्कुल सच में कह रहा हूँ कि हम दोनों ने ना, कि जब मुझे शूटिंग लाइन में काम नहीं मिला तो मैंने जैसे कहा आपको कि मैंने ये लिफ्ट चलाने का भी मैंने काम किया, फिर वो छोड़ दिया। फिर मैंने LIC एजेंट का काम किया कि मैं टाइम में थोड़ा स्ट्रगल करूँ और यहाँ पार्ट टाइम में मैं लोगों की LIC करूँ, एक अर्निंग घर में आ जाए, मेरा घर चलता रहे जी। पर वो भी नहीं हुआ। तो इस बीच में हमने थोड़ा प्राइवेट काम किया, मैं मेरी वाइफ ने मिलके। वाइफ प्राइवेट काम करती तो मैं बेटों को संभाल, पढ़ी लिखी, मतलब पढ़े लिखे नहीं, प्राइवेट काम जो होता है आप समझते मिडिल क्लास में। जी। हम दोनों ने मेहनत की क्योंकि हमें असफल नहीं होना है, सफल होना है। तो वाइफ का बहुत बड़ा योगदान रहा उनको बॉम्बे सेटल करने में। जी हाँ, फिर चल पड़ी दुकान। तो आपकी गाड़ी चल पड़ी? फिर चल पड़ी सर। अब उसके बाद आपको फिर प्रोडक्शन मैनेजर? हाँ, उसके बाद मैं प्रोडक्शन मैनेजर बन गया सर। और जब कहते हैं कि स्ट्रगल सिर्फ शुरू में ही होता है, इनिशियल स्टेज पे ही होता है। अब आप सीढ़ी पे मतलब चढ़ना शुरू हो गए थे आगे मुझे। और कहते हैं पहली सीढ़ी ही जो है ना वो दिक्कत में आती है, उसके बाद एक पहली सीढ़ी अगर चढ़ जाए तो फिर थोड़ा आसान रास्ते हो जाते हैं, फिर दिक्कत खत्म हो जाती है। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो जैसे प्रोडक्शन मैनेजर का जो आप काम करते हैं तो उसमें करना क्या होता है? लेकिन ये प्रोडक्शन मैनेजर में क्या होता है कि प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाता है, कोई भी मेकर प्रोड्यूसर जो होता है, ठीक है, तो वो अपने यहाँ पे अरेंजमेंट करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर को अपॉइंटमेंट करता है। क्योंकि उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर का सारा काम होता है, उसकी लाइबिलिटी होती है सारा अरेंजमेंट करना, डायरेक्टर से लेके आपका लोकेशन, एक्टर, इनको साइन करना, शूटिंग करवाना, लोकेशन बुक करना, सबकी पेमेंट, शेड्यूल, ये प्रोडक्शन मैनेजर का काम होता है। पूरा मतलब जितना भी कार्य होता है जैसे DOP वगैरह हो गया या एडिटिंग हो गया या फिर अपना एक्टर हो गए, जूनियर आर्टिस्ट हो गए, और जो भी उसमें सामान लगता हो, गाड़ी हो गया या जो भी सामान लगता हो, वो प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो अरेंज करते हैं एवरीथिंग सर। क्योंकि कई पिक्चरों में भी दिखाया है ये। तो प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो पीले कलर की गाड़ी चाहिए तो वो ढूंढता रहता है, वो सब जगह वो पीले कलर की गाड़ी जो है वो ढूंढ कर ही लेकर आते हैं, वो बड़ी मुश्किल से। बिल्कुल साहब। तो मतलब इतना आसान भी नहीं है प्रोडक्शन मैनेजर का काम, मुझे लगता है, क्योंकि हमने पिक्चरों में देखा, कई पिक्चरों में कौन कौन सी समस्याएं आती है और किस समस्याओं से आप गुजरे हैं? देखिए साहब, लोगों को देखना, जो ऑडियंस फिल्म को देखती है ना, उनको बड़ा इजी लगता है फिल्म को देख के उसको पास और फिल करने में। उनको 3 घंटे में वो फिल्म को रिजेक्ट और उसको हिट बना देते हैं। ऑफ कैमरा जो लोग काम करते हैं उनकी मेहनत उनको नज़र नहीं आती है। तो प्रोडक्शन मैनेजर का काम इतना पेचीदा, इतना मतलब ट्रबल वाला है, उस पर इतनी जिम्मेदारियाँ होती है कि शूटिंग कराने का पूरा जिम्मेदारी उसके ऊपर होता है।
अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो सारा का सारा बिल प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर फटता है। जी, इतना बड़ा लाइबिलिटी वाला डिपार्टमेंट है ये, मतलब जिम्मेदारी। जिम्मेदारी काम है। अच्छा, जैसे आप प्रोडक्शन मैनेजर है तो कास्ट भी करते होंगे, आप ही करते हैं या कास्टिंग के लिए हम ही करते हैं, बिल्कुल। आप ही अभी करते हैं? तो जैसे कोई आपको नए या पुराने एक्टर चाहिए हो तो किस तरीके से आप उनको हायर करते हैं? देखिए सर, फिल्म की जब स्क्रिप्ट लिखी होती है ना, फिर उसमें करेक्टराइजेशन आता है कि जितने भी उसमें कलाकार चाहिए, प्रोड्यूसर की डिमांड रहती है कि इसमें नॉन और अननोन और नए किस किस में हम अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसे मेन करेक्टर जिस पे फिल्म का बिजनेस होता है वो लीड करेक्टर है, तो उनके लिए तो फिर वो नॉन फेस, अगर डिमांड है नॉन फेस तो नॉन फेस लेके आते हैं। ये क्या मतलब नॉन फेस? नॉन फेस का मतलब यही कि जिनकी मार्केट है, जिनको लोग जानते हैं, जिनको जानते, जो मतलब जानते हैं, जो ट्रेंड में है। जो ट्रेंड में है, ठीक है। कास्टिंग करते हैं। और उसके बाद फिर सेमी नॉन, उनसे कम, जिनको कम लोग जानते हैं, जैसे मदर है, फादर है और करेक्टर है, भाई भाभी, उस तरह के साइड के रोल होते हैं। साइड के रोल होते हैं, उनको लेके आते हैं। उनकी बजट थोड़ा कम होता है। ठीक है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो नए करेक्टर हैं, जिनको हम कम पैसे में हायर करते हैं, या बहुत लोग को वो बिल्कुल नए होते हैं। बिल्कुल नए होते हैं, उनको छोटा रोल 2-4 तो कैसे मिलते हैं आपको, कहाँ से मिलते हैं? कोऑर्डिनेटर होते हैं हमारी लाइन में, कोऑर्डिनेटर के थ्रू में मिलते हैं वो। तो इसका मैसेज कोई छोड़ा जाता है या कैसे? वो लोग ऑफिसों में आके कांटेक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं कि हर ऑफिस में चक्कर मारते हैं, जी, अपनी फोटो को ड्रॉप करते हैं, अपनी प्रोफाइल। हाँ जी। अब तो इतना डिजिटल आजकल तो व्हाट्सअप है, व्हाट्सएप, ऑनलाइन है, पहले एल्बम वगैरह, पहले नहीं था। हाँ, वो लेके घूमते थे। पहले अपने फोटो लेके घूमते थे, एल्बम लेके दिखाते थे, ये है, जमा कर लेते थे फोटो, फिर हम उसमें से देखते थे कि कौन सा किस करेक्टर में फिट है, तो उस तरह से उनका कास्टिंग करते थे हम। अच्छा। और वो भी बड़े, उनको भी बड़े वो रहता था, मतलब पैशन काम करने का। तो बहुत से लोग तो पैसे भी बहुत कम चार्ज करते थे कि भाई हमको एक बार चांस मिल जाए, पैसे हमें कम भी दोगे चलेगा, जी, ऐसा भी होता है। आप जीरो से उठकर गांव से दिल्ली आए, दिल्ली से जीरो से उठकर मुंबई गए, आपने वहाँ पर रेंट पे भी लिया, 5,000 रुपया डिपॉजिट का दिया, फिर 500 रुपया पर मंथ आपने रेंट पे किया। अब आपकी गाड़ी जो है वो चल पड़ी है ट्रैक पे सही से, अब अर्निंग भी आनी शुरू हो गई। अब इसके बाद जो आपकी अचीवमेंट है वो कैसी रही? अचीवमेंट ये है कि सर मैंने फिर धीरे धीरे मतलब मेरा नाम लोग जानने लगे, इंडस्ट्री में पहचान बनते चली गई। और यहाँ तो टैलेंट को देखते हैं, कोई भी, चाहे वो एक्टर हो, टेक्नीशियन हो, जिसको काम आता है उसकी मार्केट बन जाती है वहाँ पे। तो लोग मुझे जानने लगे, मैं अच्छा काम करने लगा। फ्रीलांस ही मैंने मोस्टली काम किया, फ्रीलांसर, मतलब कोई मंथली जॉब नहीं किसी के यहाँ, क्योंकि मुझे जो है ना किसी के अंडर में काम करने की आदत नहीं है जी। आज भी मेरी उम्र 55 साल हो गई है, मैं 32 की एज में गया था जी। मैंने वहाँ पे किसी, शुरू में जो 2-3 साल मैंने दिए हैं सीखने के लिए, वहाँ भी मैंने छोड़ दिया था प्रोड्यूसर काम कि मुझे जमाने की या कुछ होगा नहीं। तो मैं इंडिपेंडेंट काम करता रहा, तो मुझे काम मिलता गया। और फिर मैंने अपना धीरे धीरे 2008 में घर ले लिया था एक नए गाँव में, जी, जो कि मुझे उस समय 7 लाख की कीमत में पड़ा। ठीक, आज उसकी कीमत 25 लाख है। तो आप सन 99 में गए थे हाँ, और 2007 में 8 में मैंने 8 में आपने अपना एक फ्लैट ले लिया। फ्लैट ले लिया मैंने, अपना एक B1 BHK फ्लैट ले यानी लिया। 8 साल में, 8-9 साल में आपने जी हाँ, ये पाया। ये पाया मैंने। और फिर 2011 में मैंने गाड़ी ले ली, एक छोटी गाड़ी मेरी, जो मुझे ज़रूरत थी। जी, जी। उसको मेरे प्रोडक्शन में भी काम आती रही है और मेरे मतलब डेली यूज में बहुत सहायक है। मतलब आपने उसको भी काम पर लगा दिया? हाँ बिल्कुल, सभी ने अर्निंग की सोर्सेज के हिसाब से गाड़ी से। यूज़ किया, दिमाग लगा के, जी। कि यहाँ से मेरी अर्निंग भी आएगी और ये मेरे पास मेरा एक तो सहारा। आप जो है शिव दयाल शिवाजी जो है वो अब वहाँ पर सेटल हो गए? जी हाँ बिल्कुल, मैं पूरे चाहता हूँ- तरीके से सेटल हो गए आप। आपका स्ट्रगल काफ़ी रहा और आपने बड़ी मेहनत की है। अब इसके बाद आता है कि जो आज के जो नए जनरेशन है वो चाहती है कि हम भी एक्टर बने, तो अब उनके लिए सजेशन क्या देंगे? कि जैसे नए एक्टर जैसे जाते हैं, पहले तो अपनी एल्बम वगैरह लेके जाते थे, फोटो लेके जाते थे, अब उनके लिए आसान रास्ता क्या आप बता सकते हैं? देखिए सर, आसान रास्ता तो आज जो ये दौर चल रहा है, डिजिटल इंडिया हो गई है, आज इतना कंपटीशन भी नहीं रहा है। कंपटीशन तो खैर बहुत है, पर चांसेस बहुत हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत बन गई है एक्टिंग के लिए। ट्रेनिंग सेंटर खुल गए हैं और लोगों के लिए इस प्लेटफॉर्म बहुत अलग अलग बन गए हैं। डांस गाने, सिंगर के लिए सिंगिंग के इतने प्लेटफॉर्म हो गए जो आज चल रहे हैं। और डांसरों के लिए डांसर आज खुद ही अपनी ही आईडी से अपने मोबाइल पर ट्रेंड में आ जाते हैं लोग, फेमस हो जाते हैं।
तो भी उनको लोग बॉलीवुड जो है वो बुला लेता है। बुला लेता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बिग बॉस में किनको बुलाया, जी जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जो सोशल मीडिया पर जिनको लोग जानते हैं, देखते हैं, फॉलो करते हैं, जी उनको उसमें चांस मिला। बिल्कुल और नहीं तो अगर ये नहीं होता तो बिग बॉस में जाने का किसका नहीं है। मौका मिलता है। बॉलीवुड में वो तो नए चेहरे हैं, या सोशल मीडिया पर तो लोग काफी उनको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में तो नए हैं लेकिन फिर भी उनको चांस मिल रहा है, जी तो एक बड़ी बात है ये। बिल्कुल। मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं अगर वो चाहते हैं एक्टिंग करना और मतलब उनको जाना है बॉलीवुड में, तो मतलब ऐसे ही ना है, मतलब अपने अंदर कुछ झांक कर आए, अंदर काबिलियत पैदा करें अपने अंदर, और अपने आप के अंदर झांके कि मैं इसमें सक्षम हूँ। या ऐसा नहीं कि बस शीशे के आगे खड़े हो गए और हम बोलने लगे हम तो ये एक्टर बन जाएंगे। मेरा भी एक्सपीरियंस रहा उसमें, इतना आसान नहीं है और सीख के आना चाहिए। इतने प्लेटफॉर्म बन गए हैं, अपने अंदर एक तालीम लेके तो उसको फिर सफलता मिलेगी। और पैशन तो बहुत ज़रूरी है, जुनून, जीत और जुनून वो बहुत ज़रूरी है, तभी इसमें प्रवेश करें। बाकी नहीं तो फिर लाइफ का वेस्ट है। और इसमें थोड़ा सा संयम भी, पैशन, संयम, धैर्य रखना पड़ता है। बिल्कुल। कहते हैं कि जो मुंबई शहर है ना, वो मायावी नगरी है और महान मतलब नगर है। वहाँ पर बड़े लोग बोलते हैं ऐसा कि मुंबई में जितने भी लोग जाते हैं ना, अपनी किस्मत जो लेके जाते हैं वो ना पत्ते के नीचे होती है। पत्थर जो होता है ना, पत्थर, लेकिन वहाँ पत्थर नहीं, वहाँ पत्ते के नीचे बोलते हैं, पत्ते के नीचे होती है उसकी किस्मत। और जब भी वो पत्ता उड़ा ना, मान लिया उस पर हवा का झोंका या कुछ भी, तो उसकी किस्मत बन जाती है वहाँ पे। पत्थर इतना मतलब मुंबई नगर ऐसे मतलब किस्मत पे से धूल हटी, हाँ, आपकी जिंदगी बन वो जाती है, चमक जाती है। आज उसमें बड़े बड़े नाम है, आप जानते होंगे। देखिए बड़े बड़े स्टार है उसमें आज, अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान, जो अच्छा, बड़े एक्टरों के साथ किन किन के साथ मौका मिला काम करने का? रति अग्निहोत्री बड़ी एक्टर है, उनके साथ में मैंने काम किया। आयशा जुल्का के साथ में मैंने काम किया, ठीक है। और एड फिल्म की है, अमिताभ जी के साथ में भी काम किया है। अमिताभ के साथ में भी काम किया। मतलब आपका सपना तो ये पूरा हो गया। हाँ बिल्कुल, कि भी अमिताभ के साथ उनको तो हमने कई बार देखा है, अमिताभ जी को। उनके बंगले के बाजू में शूटिंग करते हैं, उनके साथ में उनको कितनी बार जी देखा है। हालांकि बड़े हैं, इतना नजदीकी संबंध नहीं होता है, पर काम करते हुए तो सब ऑर्डिनरी लोग रहते हैं जी। शाहरुख खान को देखा है, और सलमान को फिल्म की शूटिंग, मेरी फिल्म की शूटिंग साथ साथ चल रही थी। मैं फिल्म कर रहा था ये अपना भूत एंड फ्रेंड्स, और उनकी दबंग पार्ट 1 की शूटिंग चल रही थी। विनोद खन्ना, जैकी श्रॉफ की है ना? हाँ, जैकी श्रॉफ की फिल्म थी, मैं कर रहा था इंडिपेंडेंट, और मेरे सामने ये अपना सलमान भाई बैठे हुए, इधर विनोद खन्ना जी एक्टिंग कर रहे हैं। तो मतलब हमारे लिए ऑर्डिनरी चीज होगी। फिर जो चमकते सितारे हैं उनके बीच में आप हो। मैं सबको देखा साहब, मैं जितने भी एक्टर है सबको, अभी तो इच्छा ही नहीं है। गांव से लोग आते हैं कि चलो एक्टर को देखना है, तो बड़ी झिझक सी होती है, बड़ी शर्म से देख रहे हैं। आपके जो सपने देखते हैं, सपने उनके ही पूरे होते हैं। ये शिवाजी जो है, ये एक आपके सामने एग्जाम्पल है जो बता रहे हैं कि अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखते थे और उन्हें वो लाइक करते हैं, उन्हें वो पसंद करते हैं, और उनका सपना भी था कि अमिताभ बच्चन उनके साथ में काम करना है। आप देख सकते हैं कि जो छोटे से गांव में सपने देख रहे थे, वो बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के साथ में भी, सुपरस्टार के साथ में भी उन्होंने काम किया है, और बड़े बड़े एक्टरों के साथ में काम किया है। तो ये सपने पूरे हुए हैं, और सपने देखने से पूरे होते हैं, ना कि उन्हें सोचने से। शिवाजी क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही है सर। सपने जो है ना, खुली आंखों से देखोगे तो वही पूरे होते हैं। जो सो के सपने देखते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। उसके लिए संघर्ष और मेहनत, और उसके लिए जीत और जुनून, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। अशिक्षित भी लोग जो है चाहते हैं हम एक्टर बने, और शिक्षित भी चाहते हैं। आपका नजरिया क्या, मतलब उस पर क्या कहता है? क्या किस तरीके से तैयार होना चाहिए? देखिए सर, ये तो खैर अच्छी बात है कि शिक्षित हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है। उसमें हमको संघर्ष कम करना पड़ता है, और टेक्निकल नॉलेज हो जाती है, कैमरा कैसे फेस करना है। ये आज के ज़माने में भी शुरू हुआ है, मतलब 2-4-5 साल से। पहले में जितने भी स्टार बने, जो एक्टर बने, तब में ये कला नहीं थी। उसमें तो अनपढ़ ही मोस्टली लोग ज़्यादा स्टार मतलब बने, क्योंकि उनके अंदर जो था एक पैशन वो करने का। तो वो जॉनी लीवर को ले लीजिए आप, एक नीचे से एक मजदूर, बिल्डिंग बनाने वाला आदमी इतना बड़ा कलाकार बना है। पढ़ा लिखा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था। तो पढ़ाई लिखाई मेरे हिसाब से एक अलग माध्यम है,
और जो एक पैशन है ना किसी भी चीज़ को पाने का, वो अलग है, वो मतलब सपने वाला मामला है, तो वो वहाँ से सबको पीछे कर देता है वो चीज़। जी तो मेरा कहने का मतलब है कि लोग आजकल लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा लक्ष्मी के पीछे ना भागकर सरस्वती के पीछे भागिए, टैलेंट टैलेंट पैदा कीजिए और तब आप सब कुछ पा सकते हैं। वो अपने आप आएगी। सब लक्ष्मी आपके पास चल के आएगी। और देख लो आज जितने भी हमारे यहाँ टैलेंटेड है, आज हमारी जो कोकिला बहन कहते हैं सवरों की, जिनको सवर जी जी बिल्कुल। कोकिला अपने लता मंगेशकर जी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी मेरे हिसाब से, मैंने तो यही सुना उनकी बायोग्राफी में। उन्होंने लेकिन क्या यश कमाया, अपना सेक्रीफाइस अपनी बहनों की पढ़ाई में उन्होंने दिया है। खुद उन्होंने पढ़ाई नहीं खुद की, नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो बड़े थे। वो बड़ी थी, अपने आप को उन्होंने अनपढ़ करने के बाद भी आज उनका पूरे भारत में ही नहीं पूरे संसार में नाम है। जी। बिल्कुल वो पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, बॉलीवुड से अब एक उत्तर प्रदेश में भी जो है वो बड़ी पिक्चरें बनने लगी है, काफ़ी हद तक बड़ी अच्छी पिक्चरें बन रही है और लोग काफ़ी देख भी रहे हैं उन पिक्चरों को। और जो वहाँ की सरकार है उसने इंडस्ट्री भी जो है वो अब उत्तर प्रदेश में कायम कर दी है। इस पर क्या कहेंगे? जी ये तो बहुत ही अच्छा कदम है हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो ये हुआ है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो काम अच्छा होता है उसके लिए सराहना भी होनी चाहिए। जी हाँ, सराहना है। हमारे जो भी सरकार इस समय है उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में जो फिल्म इंडस्ट्री का उन्होंने जो एक शुरुआत की, एक स्टूडियो जैसे फिल्म सिटी मुंबई में फिल्म सिटी हुआ करती है, वैसा ही उन्होंने निर्माण किया है। तो उसके माध्यम से यहाँ के जितने भी हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे उनको वो अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और इससे यहाँ के जो लोग हैं, जो शिक्षित हैं या जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा, उनको मौका मिलेगा, रोजगार मिलेगा, शोषण नहीं हुआ किसी का। बॉलीवुड में कुछ बीच में ऐसे भी चर्चा में आए कि वहाँ पे शोषण होता है, मतलब बीच में जैसे होता है, जैसे मानो ने अपना कुछ स्ट्रगल करने के लिए आया तो उसे मिसगाइड किया जाता है, उसको गुमराह किया जाता है, उसको वहाँ पे चांस ना मिले, वो जल्दी से ऊपर ना स्टार ना बने, वो चीज़ वहाँ पे देखने को मिली थी। तो उसके लिए भी ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाया है और वो बिल्कुल सराहनीय कदम है। और काफ़ी मुंबई से लोग शूटिंग करने जा रहे हैं यूपी में, वहाँ पे इतना मतलब सब्सिडी का उन्होंने प्लेटफॉर्म ओपन किया है, लोगों को बहुत फायदा हो रहा है सर। अब हरियाणा में भी वो शूटिंगें होने लगी है, काफ़ी बड़े बड़े कैमरों के साथ में, बड़े वहाँ पर पिक्चरें बन रही है, सॉन्ग बन रहे हैं बड़े अच्छे अच्छे, और मतलब हाई क्वालिटी के जो है कैमरे वगैरह सब यूज किए जा रहे हैं, लोकेशन भी बड़ी अच्छी अच्छी बना रखी है। तो अब ये यूट्यूब जो ये चला, इसने लोगों को चांस दे दिया। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो पिछड़े गाँव में जो लोग रहते हैं वो भी आज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन एक बॉलीवुड का मज़ा, एक बॉलीवुड का अपना अलग मज़ा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बॉलीवुड का जो है वो बड़ा एक स्कोप है, बहुत बड़ा उसका एक सिनेमा है, ब्रांड है। लोग सोचते हैं कि बस उससे बढ़ के तो कुछ है नहीं। तो टेलीविजन भी है, टीवी भी है, लोग बहुत से लोग टीवी से अपना करियर शुरू करते हैं। लेकिन जो बॉलीवुड है ये एक इसकी हद यहाँ पे ख़त्म होती है आगे बॉलीवुड में, तो इसके लोग उसमें ही जाना पसंद करते हैं। लेकिन आज इतने माध्यम बन गए हैं डिजिटल के, यूट्यूब, आप रील्स देखते हैं, रील लोग बनाते हैं, उससे भी अपने शौक पूरा कर रहे हैं, मतलब अपना पैशन। वो नहीं जाना चाहते कहीं अपने आप को, पर वो अपने एक मोबाइल से बना के उसी में खुश हैं, अपने एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझते हैं। जी, मैंने एक अभी इंटरव्यू किया था पीछे, एक हरियाणवी एक्टर है अच्छे बड़े, तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि अगर मुंबई आपको जाने का मौका मिले तो कहते हैं कि अगर मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन अगर हरियाणा का एक प्रोजेक्ट आया, हरियाणा का और मुंबई का एक साथ में प्रोजेक्ट आया, तो सबसे पहले मैं हरियाणा का करूँगा, उन्होंने ये कहा। सही है। तो ये एक बड़ी बात है। देखिए कि लोग जहाँ से बने हैं वो लोग आज उसको अहमियत दे रहे हैं कि हरियाणा से अगर नाम चमका है तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वो उनको तवज्जो देंगे। आपने मिमिक्री बड़ी की है, तो कोई और भी वॉइस आप निकालते होंगे किसी और एक्टर की? तो मैंने खैर संजीव कुमार की भी मैंने थोड़ी सी आवाज़ निकाली। जी, थोड़ा संजीव कुमार जो बोलते हैं, जैसे बोलते थे, ओ खिलौना जान कर तुम तो
मेरा दिल तोड़ जाती हो, मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाती हो। क्या बात है। ये संजीव कुमार जी की है। और वैसे एक्टरों एक का असरानी साहब की कोई आती, असरानी की मैंने बहुत पहले निकाली थी, लेकिन थोड़ा सा अभी गला अभी नहीं है। फिर प्रैक्टिस भी नहीं करते हाँ, हैं प्रैक्टिस तो अभी करी है, मैं बिना प्रैक्टिस से ये आपको बिना जितनी भी आवाज़। अच्छा, ये कब से आपने छोड़ दिया? बस जहाँ अपने गृहस्थी में बिजी हो गए, अपने काम में प्रोफेशन सालों हो गए, सालों हो गए ये, पर ये कुछ आवाज़ अगर आप करते रहे तो वैसे फिर से कायम रह सकते हैं, कायम रह सकते हैं। वो कंठ में जो है वो बस जाता है। वो तो रहती है सर, वो तो जमा रहती है। सरस्वती जो जितनी आपको दी कला उन्होंने, वो कभी मरती नहीं है। जी। हाँ, तो लेकिन बस अभी पैशन में नहीं है। मैं एक्टर का जो था मैंने वो अपने आप से वो कर दिया। मैं फिर अपनी लाइन में प्रोडक्शन। अभी फिलहाल किन कोई और एक्टर की आपको वॉइस आती है? एक्टर में तो अभी आपका ऋषि कपूर की भी मैंने आवाज़ निकाली थी। बड़ा होकर छोटे पे रोब डालता है ना, नहीं जाता ना, मैं भी नहीं जाता जी। ऋषि कपूर मतलब सबकी टच है थोड़ा। वैसे ऋषि कपूर साहब एक बड़े मतलब स्थिति सबसे अलग एक्टर मुझे लगते थे वो। ऋषि कपूर साहब हो गए या गोविंदा हो गए, एक अक्षय कुमार है नए में, तो ये मुझे सबसे मतलब हटके लगते हैं, ये अलग एक्टर है। आपको कौन नहीं, मैं तो साहब देखो शुरू से अमिताभ का फैन रहा हूँ, आज भी मैं अमिताभ बच्चन का फैन। आज भी बिल्कुल उनका स्टाइल है हमारे बालों का, और अभी तक मरते दम तक उनके सिवा कोई नहीं। फिल्म सबकी देखते हैं, अच्छी लगती है, सराहना भी करते हैं, मगर उसके अलावा कोई जगह नहीं ले सकता नहीं। अमिताभ जी की, जो बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ से ही हम उनके फैन हैं। अभी आपने एक पिक्चर में भी मेरे ख्याल से काम किया है, नॉन स्टॉप धमाल, स्टॉप धमाल, हाँ, जिसमें राजपाल यादव, राजपाल यादव जी, असरानी और मनोज जोशी, सारे कॉमेडियन, हाँ सभी कॉमेडियन उसमें है। तो वो पिक्चर भी आपने की है, तो कैसा रहा? बहुत अच्छा ना सर। राजपाल यादव जी के तो हम घर गए थे उनके साइन करने के लिए। हाँ, अच्छे हमारे जो प्रोड्यूसर हैं इरशाद भाई, उनके दोस्त हैं, उन्होंने घर पे बुलाया, घर पे चाय वाय पी गया, उनके साथ में मस्ती मजाक किया, और बाद में शूटिंग में भी हुआ है। और मनोज जोशी जी के साथ तो मैं ऑलरेडी पहले फिल्म कर चुका हूँ एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। एक जातिवाद फिल्म की थी हमने जी, उसमें। हमारे एक भतीजे भी हैं मिस्टर दीपक बिहार, उन्होंने भी एक्टिंग की उसमें। जी, उनको जितेंद्र यादव उसमें, जितेंद्र यादव उसमें हीरो थे, एक्टर में थे जी, और उनके साथ भी काम किया है। बाकी ओम पुरी, बहुत लोगों की जो हमारे मतलब उसमें अभी भी आगे स्कोप है काम करने का। जी, अभी भी जस्ट फिल्म कंप्लीट की जौनपुर में हमने एक फिल्म आ रही है, नाम बताता हूँ मैं आपको, मिशन माझी जी, उसमें मिथुन जी की लड़की ही उसमें हीरो है हमारी फिल्म में, अपने मिमोज चक्रवर्ती जी, और उसमें अनिता राज जी हैं। अनिता राज जो, अनिता राज जी उसमें एक महान हस्ती है पुरानी फिल्म की, जो लीड कैरेक्टर रही हैं। जी, और बाकी जितेंद्र यादव उसमें खलनायक का रोल कर रहे हैं। तो इस तरह फिल्म हमारे लिए प्रोडक्शन मैनेजर के लिए ये नहीं डिसाइड करता कि आप स्टार के साथ काम कर रहे हो या छोटे प्रोडक्शन में काम कर रहे हो। हमको तो सिर्फ मैनेजमेंट को संभालना है। अब आप एक जॉब की तरह देखते हाँ, हमको एक उसको जो इतना भी काम है एग्जीक्यूटिव करना और शूटिंग कराकर सिर्फ प्रॉपर अपना परफॉर्म करना हमारा 100% देने की पूरी कोशिश। एक्टरों से काम करवा के लेना, उनका अग्रीमेंट साइन करना, उनकी पेमेंट, उनको आउटडोर भी अगर शूटिंग करते हैं वहाँ ले जाना, रहना, वापस लाना, टीचर से लेकर सब एक टीम का काम होता है। वो होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जी, जी हाँ, बाकी सब अपना अपना डिपार्टमेंट काम करते हैं। चलिए, कोई खास मैसेज आप युवाओं को, युवतियों को देना चाहते हो? बस खास मैसेज मैं रोजगार से संबंधित देना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में ना कि लोग एक ही काम पे डिपेंड रहते हैं, एक ही जॉब पे या एक ही कला में या एक ही किसी भी प्रोफेशन में। मैं चाहता हूँ कि एक काम पे डिपेंड ना रह के साइड में कोई ना कोई वो अपना और बिजनेस भी करे या वो कोई काम भी करे, ताकि एक काम पे जब कोई दिक्कत आ जाती है ना तो फिर वो आदमी ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो जैसा कि हमारी फिल्म लाइन में भी बड़ा स्ट्रगल है, मैं मैसेज देना चाहता हूँ मेरे फिल्म लाइन की जितने भी बहन भाई हैं जो काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री में बहुत ही मतलब डिपेंड रहते हैं काम के लिए और काम रेगुलर होता नहीं है। तो उनको जो भी एक बिजनेस अपनी लाइफ में रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का हो, वड़ा पाव की दुकान ही क्यों ना हो साइड में, उसको उससे एक दिनचर्या अपनी चलाने के लिए, और या कोई पार्ट टाइम जॉब हो, और एक ही बिजनेस पे या एक ही काम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उसी तरह मैं भी एक समय जब आया, काम नहीं है फिल्म लाइन में, लोग फ़ोन करते हैं, 10-10 महीने बैठे रहते हैं और स्ट्रगल से गुजरते हैं, तो वो किसी न किसी काम से अपनी जीविका चला सकते हैं और सफल हो सकते हैं अपने जीवन में।
तो चलिए, ये हैं शिव दयाल कपूर चंद उर्फ शिवाजी, और जो कि बॉलीवुड में प्रोडक्शन मैनेजर बतौर जो है वो काम करते हैं, और आज दिल्ली में है। दिल्ली में कॉफ़ी विद अंजाना में आए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा, और आपको भी इनसे मिलकर अच्छा लगा होगा। अगर वाकई अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।